हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीएस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1857 के रिवोल्ट से जो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने विगत वर्षों में प्रश्न पूछे हैं उन सभी के प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ उन प्रश्नों से रिलेटेड जो अन्य फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोग समाहित करते हुए चलेंगे। और आप सभी से आग्रह है, यदि हमारे द्वारा किया गया प्रयास आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करके आप सभी लोग हमें बता सकते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो इस कंपनी का नाम था एनफील्ड। ठीक है, इस कंपनी का क्या नाम था जिसने यह कारतूस बनाए थे? तो इस कंपनी का नाम था एनफील्ड। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जैसा हर प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं। और व्याख्या जीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, खास करके तब जब आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर रहे हों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे यह सभी के सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और इनकी इम्पोर्टेंस किसी से भी छुपी नहीं है। 1850 यहाँ पे व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन वायसराय कौन था उस टाइम? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह, यानी कि जो पुरानी बंदूक थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उसका नाम था ब्राउन बैस बंदूक। ठीक है, ब्राउन बैस बंदूक। और जिसकी जगह कौन सी नई बंदूक आई? तो नई बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया किसकी जगह? ब्राउन बैस की जगह। ठीक, इस राइफल में कारतूस को लगाने से पूर्व, यानी कि कारतूस को जब लगाने से पूर्व जो है दांत से खींचना पड़ता था। ठीक है, मुंह से दांत से जो है उसको खींच के फिर इस बीच यह अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिससे क्या हुआ? धार्मिक भावनाएं आहत हुई। तो परिणाम स्वरूप क्या यहाँ पे निकल के आया? परिणाम स्वरूप हिंदू और मुस्लिम दोनों भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इस टॉपिक का नाम है 1857 रिवोल्ट। तो यह 1857 में हुआ। यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं आप सभी के किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और ख़ास करके यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा आयोजित हुई परीक्षा में। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या नाम से जाना जाता है? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति तथा पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ हुआ। इसका मतलब यह, यहाँ पे इन दो लाइनों का मतलब हम बता दें आपको। यहाँ पे इसका मतलब यह हुआ कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसका जो समाप्त हुआ, तो उससे जो है भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी वह भी समाप्त हो गई। अब पूरे भारत पर जो शासन चल रहा था वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश के अंतर्गत शासन चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? तो इन्होंने नहीं कहा था, ये थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 के रिवोल्ट को जो है रिवोल्ट नहीं माना या विद्रोह नहीं माना। यहाँ पे भी आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ लें, और बहुत से जो है लोग रहे हैं जिन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पे अच्छे से जो अभी मैं यहाँ पे बताऊँगा उसको ध्यान रखिएगा। उपर्युक्त प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण का सही अनुवाद है, मतलब उस पर हिंदी में अनुवाद क्या रहेगा ये चीज़ देखिए। निम्न में 1857 के रिवोल्ट को सैनिक विद्रोह नहीं कहा। किसने ने? तो कार्ल हेनरिक मार्क्स ने 1883 में ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मान करके इसे जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह कहा। क्या कहा? जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसको याद रखिएगा। किसने कहा था यह जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, और मार्क्स ने
1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा था। यह भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। मार्क्स ने दो चीज़ें कहीं, जन क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के रिवोल्ट को कहा, और साथ ही साथ 1857 के विद्रोह को भारत के स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा। ठीक है, जबकि जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। ठीक है, यह अब ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा, किसको, 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है, अब हम लोग फिर से देखते हैं अन्य तथ्य क्या है, ऊपर कर लें थोड़ा। और आरसी मजूमदार ने, जो इतिहासकार थे, इन्होंने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था डॉक्टर आरसी मजूमदार ने। क्या कहा, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह जो है आरसी मजूमदार ने कहा था। और फिर 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, तो यह थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने जो है लखनऊ में इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और हम लोग इसका भी यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्याख्या पढ़ने से आप सभी को प्रश्न की जो है जो प्रश्न पूछा गया है उसको समझ में आता है, साथ ही साथ उसका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पे व्याख्या देखिए क्या लिखा है, बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी थी। और वाजिद अली शाह, जो मैंने कल बताया था आप सभी को कि इन्हीं के शासन के दौरान जो है अवध में कुशासन का आरोप लगा के उसको विलय कर लिया गया था। तब यही नवाब थे वाजिद अली शाह, और इनकी पत्नी यानी कि बेगम हजरत महल ने ही जो है 1857 के रिवोल्ट में लखनऊ में उनका इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वह वाजिद अली शाह की पत्नी थी कौन, तो बेगम हजरत महल। ठीक है, वह बिरजिस कादिर की माँ थी, बिरजिस कादिर की माँ थी। ठीक है, उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी, तो 1859 में शिवपुरी में फांसी दी। जब यह जो है सो रहे थे तब इनका जो मित्र था, मानसिंह नाम था इनके मित्र का, उसने जो है विश्वासघात करके इसको पकड़ा दिया जब यह सो रहे थे। ठीक है, तो यह शिवपुरी में, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल चर्चा किया था। देखिए आप सभी लोग यदि एक्सप्लेनेशन जो नीचे व्याख्या दी हुई होती है उसको यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। यह जो क्वेश्चन आप सभी ने अभी किया यह कल से रिलेटेड था, हमने कल व्याख्या में बताया था, और इसके ऊपर वाला भी आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम यहाँ की व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या है कि तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, तो रामचंद्र पांडुरंग है। और आप लोग बताइएगा नाना साहब का क्या नाम है। ग्वालियर, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं, रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए कौन, रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे, जहाँ वे एक जमींदार मित्र मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दी गई। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में जो है उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्ली आंदोलन संबंधित है, तो पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है, उड़ीसा, तमिलनाडु या अन्य कौन सा विकल्प दिया गया है, उड़ीसा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र या गुजरात। तो पल्ली आंदोलन जो है आपका तमिलनाडु से है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जो है अच्छे से समझिए। उत्तरी तमिलनाडु की निम्न जाति जो पल्ली, उसके लोग 1871 में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। ठीक है, वे अपने आप को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जातियों के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध तमिलनाडु से है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और इस टॉपिक का लास्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास और वीडियो को समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा
निम्न में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। बाबा रामचंद्र अवध के कृषक आंदोलन का नेता तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक नया स्वरूप था। ठीक, यह आंदोलन 1919 में किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ पे चलाया गया था। अवध कृषक आंदोलन तो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था 1919 में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे प्रश्न देखें। पहला क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे यूजीसी, का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो यह गठन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की सिफारिश पर यूजीसी का गठन किया गया। ठीक, अब इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय बन गया। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, और आई थिंक यह लास्ट क्वेश्चन होगा। हाँ, यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप सभी लोग बताइएगा वीडियो कैसी लगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया था? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। ठीक है, हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के विकास पर बल दिया था। इसका भी व्याख्या पढ़ लीजिए। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। एक बार फिर से यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हो गई थी। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, तो हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से, परंतु विशेष बल दिया गया या अधिक बल दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। दोस्तों आप सभी लोग इससे संबंधित टॉपिक पढ़ के आ सकते हैं अपनी लूसेंट की बुक से। ठीक, आप लोग यदि पढ़ के आते हैं तो आप सभी लोग देखेंगे जो क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ठीक, इस टॉपिक पे हम लोग कल बात करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।